गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं आपका एजुकेटर अंकित मालविया आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री सब्जेक्ट। क्लियर। तो हम बात करेंगे हिस्ट्री की। देखिए आज से आपका ये जो पूरा जो कोर्स है, पूरी जो सीरीज है हिस्ट्री की, वो शुरू हो रही है। तो आप लोग एक एक टॉपिक को, एक एक लेक्चर को सीक्वेंस के साथ केयरफुली इसे इन्हें देखिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। क्लियर। तो आप लोग देखिएगा, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री या इतिहास। क्लियर। तो हम शुरू कर रहे हैं। देखिए हिस्ट्री आप लोगों के कई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। गौर से सुन लीजिएगा आप लोग। कई एग्जाम्स में हिस्ट्री के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। काफी डीपली, कई बार ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दोनों तरह से हमें तैयारी करना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन आपसे ऊपर से भी पूछ लेगा, क्वेश्चन आपसे डीपली भी पूछ लेगा। अच्छा, किन एग्जाम्स के लिए हम इस ये कर रहे हैं, तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी हो गया, रेलवेज हो गए और स्टेट लेवल के सारे एग्जाम्स लगभग, जिनमें हिस्ट्री के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर होगी बात सभी को। तो बेसिकली अगर बात की जाए हिस्ट्री किन किन सब्जेक्ट, किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एसएससी, रेलवेज और स्टेट लेवल के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री के ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ गए। चलिए, तो हम आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कई सारे लेक्चर्स होंगे। सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, हर चीजों को ध्यान में रख के पढ़ना। और सबसे एक जरूरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप उसे सीक्वेंस से पढ़िएगा। समझ गए ना। ऐसा नहीं कि अभी एक पढ़ लिया फिर बाद में दूसरा पढ़ लिया, या गैप करके 4-5 लेक्चर के बाद छठा लेक्चर आपने पढ़ लिया, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप सीक्वेंस में सारे टॉपिक को एक के बाद एक पढ़िएगा, वही आपके सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। समझ गए। देखिए सबसे पहला जो हम बात करेंगे, सबसे फर्स्ट टॉपिक की, सबसे पहले लेक्चर की, तो लेक्चर 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। क्लियर। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री की। क्लियर। तो सबसे पहली बात जो हम इंट्रोडक्शन की करते हैं, तो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आता है उठकर, वो ये आता है कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या होता है। समझ गए। तो क्वेश्चन जो आएगा आपके दिमाग में सबसे पहला वो ये आएगा कि व्हाट इज हिस्ट्री। तो आप लोग बस इतना समझे हिस्ट्री क्या है। द स्टडी ऑफ, क्लियर, द स्टडी ऑफ पोस्ट इवेंट्स दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। समझ गए। द स्टडी ऑफ पोस्ट इवेंट्स। क्लियर। तो इसका मतलब यह है, इतिहास वह ग्रंथ है या इतिहास वह अध्ययन है, इतिहास वह ग्रंथ है जो अतीत में हुई घटनाओं को, जो अतीत में हुई घटनाओं के बारे में, समझ गए। तो इतिहास वह ग्रंथ है जो अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। क्लियर। तो इतिहास वह ग्रंथ है जो अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है, उन घटनाओं की जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इतिहास वह ग्रंथ है जो अतीत यानी पोस्ट में हुए इवेंट्स की जानकारी दे रहा है, जो इवेंट्स निश्चित तौर पर घटित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुए हैं या वो सिर्फ एक परिकल्पना है, एक अनुमान है, एक स्टोरी है, कहानी, ऐसा नहीं है। ऐसे इवेंट्स जो निश्चित तौर पर घटित हुए हैं, उन इवेंट्स की स्टडी, उन इवेंट्स के जो ग्रंथ हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी हिस्ट्री क्या होता है। अच्छा, यहां पर आपको क्या करना है, सवाल यहां पर यह आता है, क्या सारी की सारी जो अतीत में घटनाएं हुई हैं सभी इतिहास हैं क्या। समझिए, क्वेश्चन ये आता है, क्या सारी की सारी जो अतीत में घटनाएं हैं हुई हैं सभी इतिहास हैं क्या। तो आपका आंसर होगा नहीं, वो सारी घटनाएं जो अतीत में हुई होती हैं वो इतिहास नहीं होती है। सिर्फ अतीत में घटित हुई वह घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जिनके हमारे पास परिमाण हैं। समझ गए। तो अतीत में हुई वही घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई है और जिनके हमारे पास क्या है, एविडेंस है, जिनके हमारे पास क्या है, परिमाण उपस्थित हैं। उन इवेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी। अब देख लेते हैं कुछ और आगे चीजों को, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा यहां पे, हिस्ट्री अगर इस वर्ड की बात की जाए, तो हिस्ट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया। हिस्ट्री वर्ड किस वर्ड से ड्राइव किया गया, ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है, जिसको हम कहते हैं
हिस्टोरिका। क्लियर। तो जो हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका HISTORI, हिस्टोरिया। क्लियर। तो हिस्ट्री वर्ड एक ग्रीक टर्म से डिराइव किया गया है, जिसको कहा जाता है हिस्टोरिया। अब हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, द इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज जनरेटेड बाय द इन्वेस्टिगेशन विथ। क्लियर। तो हिस्टोरिया वर्ड का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिया वर्ड का मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान से रखना। हिस्टोरिया वर्ड का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज जनरेटेड बाय इन्वेस्टिगेशन विथ। द इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज जनरेटेड बाय इन्वेस्टिगेशन विथ, इसका मतलब ये छानबीन करके या खोजबीन करके जो भी नॉलेज हमें मिलती है, छानबीन करके या खोजबीन करके जो भी नॉलेज हमें मिलती है, उसी को हम ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया कहते हैं। तो हिस्ट्री वर्ड किस वर्ड से ड्राइव किया हुआ है, हिस्टोरिया वर्ड, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ये बात ध्यान रखना, ये किस भाषा का, किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिया? हिस्टोरिया मीन्स द नॉलेज, द इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज, द इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज गेदर्ड बाई इन्वेस्टिगेशन विथ। तो खोजबीन करके, छानबीन करके जो नॉलेज हमने इकट्ठा किया है, उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर। अब देखिएगा आगे, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपको हर एक सब्जेक्ट में आप लोग सुनते होंगे हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी एक्सेट्रा। तो इसी तरह आपसे हिस्ट्री का भी पूछा जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। क्लियर। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि हिस्ट्री के फादर कौन है, तो वो भी एक ग्रीक व्यक्ति थे, एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, जिनका नाम था हेरोडोट्स। HERODOTUS, हेरोडोट्स। क्लियर। तो हेरोडोट्स जो व्यक्ति हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम, पहली बार एक बुक लिखी, और उस बुक में उन्होंने अतीत में हुई घटनाओं के बारे में हमें जानकारी दी, या अतीत में हुई घटनाओं का उन्होंने जो है अपनी बुक में बताया। इसीलिए क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया, पास्ट में हुए इवेंट्स को कंटेन किया एक बुक में, इसीलिए हेरोडोट्स को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। क्लियर। और इन्होंने जो बुक लिखी थी ना, हेरोडोट्स ने जो बुक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिका। तो इतनी बातों को आप पहले नोट डाउन कर लेना। हेरोडोट्स की बुक का नाम है हिस्टोरिका। समझ गए क्या सभी लोग इतनी बातों को? तो एक बार हम फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है। या हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होती है। तो आप लोग बस इतना समझ ले, पास्ट में हुए इवेंट्स को, पास्ट में हुए यानी अतीत में हुई घटनाओं को के बारे में अध्ययन करना, या के बारे में चर्चा करना, या ऐसे ग्रंथ जिसमें उन बातों को लिखा गया है जो पास्ट में हुए हैं, अतीत में हुए हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। समझ गए ना? द स्टडी ऑफ पोस्ट इवेंट्स दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। क्लियर। ये हम सिंपली बोल सकते हैं कि इतिहासकार रहे, उन्होंने कहा है कि अतीत में हुई घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन, अतीत में हुई घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। समझ गए? तो ये बात क्लियर हो गई होगी, सिंपल सी बात है। हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिया। हिस्टोरिया वर्ड की जो मीनिंग होती है, जो अर्थ होता है, वो ये होता है कि हिस्टोरिया वर्ड की जो मीनिंग है वो क्या है, द इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज दैट गेदर्ड, द इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज दैट गेदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन विथ। तो ऐसा नॉलेज जिसे छानबीन करके प्राप्त किया गया है, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री के जो फादर हैं वो बोले जाते हैं ग्रीक व्यक्ति, जिनका नाम था हेरोडोट्स। इन्होंने फर्स्ट टाइम एक बुक लिखी हिस्टोरिका नाम से, जिसमें उन्होंने अतीत में हुई घटनाओं को कंटेन किया, उनको संकलित किया है। क्लियर। इतनी बातों में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है। इसके आगे अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठकर आता है कि अतीत में हुई घटनाओं को हम हिस्ट्री कहते हैं। ये बात क्लियर होगी? तो अतीत में तो बहुत सारी घटनाएं होती, हमारे घर में भी कहानियां चलती, हमारे घर में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो क्या वो भी हिस्ट्री है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही आप लोगों को? आप बोलते हैं कि हमारे घर में तो ऐसा हुआ था, या हमारे गांव में ऐसा हुआ था, हमारे गांव में ऐसे एक व्यक्ति थे, वो ऐसा करते थे, वैसा करते थे, और ये बात तो एकदम सही है, ये तो एकदम सच बात है, तो क्या वो भी हिस्ट्री है, उसे भी हमको पढ़ना चाहिए? क्लियर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके दिमाग में कई बार आता है
कि हिस्ट्री आखिर पर्टिकुलर कोई कुछ चीजें, कुछ बातें ही क्यों हिस्ट्री है, बाकी सब कुछ क्यों नहीं है। तो देखिए, हिस्ट्री को तय किया जाता है, हिस्ट्री को निर्धारित किया जाता है, 3 ऐसे मानक होते हैं, 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर ही हम कोई बात को ये बोल देते हैं कि ये हिस्ट्री है। क्लियर होगी बात इतनी? तो आप लोग बस इतना समझें कि अगर आपको कोई बात है तो वो हिस्ट्री तब होगी जब वो उन 3 फैक्टर्स के ऊपर प्रमाणित होगी। क्लियर? अगर वो प्रमाणित हो जाती है उन तीनों या उनमें से किसी एक फैक्टर के बेस पर, तब हम उसको बोलते हैं हिस्ट्री। अब वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो 3 फैक्टर्स हैं, सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसके बेसिस पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रमाणित करता है। तो कोई भी स्रोत जिसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रमाणित किया हुआ है उसे हम हिस्ट्री के रूप में कंसिडर करेंगे। दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स, यानी कि साहित्यिक स्रोत। तो अगर किसी लिटरेरी सोर्स, किसी साहित्यिक स्रोत में कोई बात लिखी हुई है तो उसे भी हम हिस्ट्री के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो वो जो इवेंट है वो एक बुक के अंदर कंटेंट किया हुआ है, समझ गए ना। तो उस बुक में उनके बारे में, उन सारे इवेंट्स के बारे में बातें की गई है, इसलिए हम उसे हिस्ट्री का एक पार्ट मानते हैं। लेकिन इसमें एक डिस्प्यूट भी है। देखिए, जो ग्रंथ है, जो साहित्य है, ये उसी वक्त लिखा जाना चाहिए जिस वक्त वो घटना हो रही है, समझ गए। ऐसा नहीं कि वो घटना हो रही है और घटना के 200-250 साल बाद आप वो बुक लिख रहे हैं और उसमें उन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो फिर उन्हें हम हिस्ट्री नहीं मानते हैं या उसमें हम उसको कंसिडर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि एक डिस्प्यूट है पद्मावती के ऊपर, क्योंकि पद्मावती की जो कहानी है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ में लिखी है। उस घटना के, क्योंकि वो घटना 1303 की है, यानी 1303 की वो घटना है, लेकिन बुक जो लिखी गई है वो 200-250 साल बाद लगभग 1540 में लिखी गई है, समझ गए ना। पद्मावत नाम से जो ग्रंथ है। तो बेसिकली हमने क्या बोलना है कि 2 चीजें आप लोगों को अभी समझ में आई होगी, एक तो लिटरेरी सोर्स और दूसरा कौन सा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लेकिन लिटरेरी सोर्स में क्या है कि उसी वक्त वो लिखा जाना चाहिए जिस वक्त वो घटना हो रही है, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, समझ गए। तीसरी बात, तीसरा जो सोर्स होगा वो होगा फॉरेनर्स के ट्रेवल अकाउंट, विदेशियों के यात्रा वृतांत। भारत में कई पुराने समय से, हमेशा से विदेशी लोग भारत में आते रहे हैं और उन लोगों ने भारत में आने के बाद भारत की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन, कई मुद्दों के ऊपर उन्होंने अपनी बुक लिखी है, अपनी जानकारी दी है, समझ गए ना। तो बेसिकली क्या होता है कि उन्होंने जो अपने ट्रेवल अकाउंट लिखे हैं उसमें अगर कोई बात डिस्कस की गई है तो उसे भी हम कंसिडर करते हैं हिस्ट्री के रूप में। तब आप लोग समझ गए होंगे कि हिस्ट्री को हम निर्धारित करते हैं 3 फैक्टर्स के बेसिस पर। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? वो होंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा लिटरेरी सोर्सेस और तीसरा होगा कौन सा, फॉरेनर्स के ट्रेवल अकाउंट, विदेशियों के यात्रा वृतांत। समझ गए? ठीक है, चलिए तो देखिएगा अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में, हिस्ट्री के कितने प्रकार के सोर्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में 3 टाइप के सोर्स होते हैं। उन सोर्सेस के आधार पर ही, उन सोर्स के बेसिस पर ही हम किसी इवेंट को हिस्ट्री के रूप में कंसिडर करते हैं। तो वो 3 सोर्स कौन कौन से हैं आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेस यानी साहित्यिक स्रोत और तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशियों के द्वारा लिखे गए यात्रा वृतांत। क्लियर? अब हम देखिए, कोई भी बात अगर इन 3 सोर्सेस के ऊपर प्रमाणित है तब हम उसको हिस्ट्री के रूप में कंसिडर करते हैं। ये बात क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को। अब हम एक एक सोर्सेस की अगर बात करें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तो बेसिकली इस के अंतर्गत कौन कौन से सोर्स आते हैं, क्या चीजें हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि फॉसिल्स। क्लियर? सबसे फर्स्ट नंबर पे जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, फॉसिल्स, FOSSICL फॉसिल्स का मतलब होता है अवशेष। क्लियर? दूसरी अगर हम बात करें इसके अलावा, फॉसिल्स के अलावा, जैसे इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन का मतलब होगा अभिलेख। क्लियर? इंस्क्रिप्शन। फिर
बिल्डिंग्स, तो फॉसिल्स, इंस्क्रिप्शंस, बिल्डिंग्स, इसके अलावा कॉइन्स और स्टेच्यूज। स्टेच्यूज का मतलब जो मूर्तियां होती हैं वो, स्टेच्यूज, क्लियर, मूर्तियां। तो बेसिकली अगर बात की जाए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब फॉसिल्स यानी अवशेष जो जमीन के अंदर हैं, दफने हुए हैं, इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख, मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स, इमारतें, कॉइन्स यानी सिक्के और स्टेच्यूज यानी मूर्तियां। क्लियर। तो बेसिकली अगर बात की जाए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की तो उसमें ये सारी चीजें आती है। अब इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए अवशेष कहाँ से, ऐसे क्या हिस्ट्री के एविडेंस हैं जो ये फॉसिल्स के ऊपर प्रमाणित हुए हैं। तो आप लोगों ने सुना है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे ऐसे एविडेंस हैं जो अवशेष के रूप में हैं और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उन्हें अवशेष के रूप में प्रमाणित किया है, समझ गए, उनके अवशेष मिले हुए हैं हमको। दूसरी बात इंस्क्रिप्शन या अभिलेख की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक है और उन्होंने कई सारे अभिलेख लिखे हैं जो भारत के प्राचीनतम अभिलेख है। सबसे ओल्डेस्ट जो इंस्क्रिप्शन है वो किसके हैं, अशोक के हैं, जो उसने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं और वो चीजें प्रमाणित होती हैं। अगर हम बात करें स्मारकों की, मॉन्यूमेंट्स की, बिल्डिंग्स की, तो दिल्ली का लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है, ये सारे जो है वो मॉन्यूमेंट्स हैं। कॉइन्स की बात करें तो आप लोगों ने सुना है गुप्त साम्राज्य में एक महान शासक हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय पर एक सिक्के चलते थे, उन सिक्कों पर एक साइड पर संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त ने अपना नाम लिखाया था और एक साइड पर उसने एक चित्र बनवाया था, अपनी एक इमेज उसके ऊपर गुदवाई थी जिसमें वो बीना बजाते हुए दिख रहा था, समझ गए ना। तो बेसिकली अगर बात की जाए कॉइन्स की तो अलग अलग राजाओं के समय पर के हमें कॉइन्स मिले हुए हैं, तो कॉइन्स भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होगा। स्टेच्यू की बात करें, अगर हम मूर्तियों की बात करें तो कई सारी मूर्तियां हैं, जैसे नटराज की मूर्ति है, समझ गए ना। इस तरह से या हम पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, राजा पुरोहित की मूर्ति है। तो ये मूर्तियां भी जो है हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का ही एक पार्ट होती है। दूसरी बात कर लेते हैं हम लिटरेरी सोर्सेस की, यानी कि साहित्यिक स्रोत की। क्लियर, लिटरेरी सोर्सेस यानी साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्स या साहित्यिक स्रोत से तात्पर्य उन बुक से है। यहाँ पर जो बेसिकली बात हो रही है, यहाँ पर उन बुक्स की बात हो रही है जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी पता चलती है। तो ऐसी बुक जिनसे हमें हिस्ट्री की जानकारी पता चलती है वो हमारे लिए कौन से सोर्स कहलाएंगे, लिटरेरी सोर्स कहलाएंगे। क्लियर। अभी जो लिटरेरी सोर्स होते हैं ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। दो टाइप के कौन कौन से, एक हो सकते हैं रिलीजियस इट मीन धार्मिक सोर्स या धार्मिक स्रोत, और दूसरे आप लोग समझ ही गए होंगे, दूसरे कौन से होंगे, नॉन रिलीजियस। क्लियर, गैर धार्मिक। तो बेसिकली अगर बात की जाए साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत दो टाइप के हो सकते हैं, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, धार्मिक और गैर धार्मिक। अब हम उनके कुछ एग्जांपल्स देख ले तो हमारे पास रिलीजियस सोर्स की अगर बात करें तो हमारे पास n नंबर ऑफ एग्जांपल्स मौजूद हैं, लाइक रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद। अगर हम बात करें वेदों की तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अरण्यक। क्लियर, ये सारे जो सोर्सेस हैं ये हमारे कौन से सोर्स होंगे, रिलीजियस सोर्स होंगे। क्लियर। अगर हम बात करें नॉन रिलीजियस सोर्सेस की तो उसमें भी कई सारे हैं, जैसे कौटिल्य की लिखी हुई या चाणक्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र। क्लियर। इसके अलावा पतंजलि का लिखा हुआ महाभाष्य। क्लियर। मेगस्थनीज की लिखी हुई इंडिका, कालिदास की लिखी हुई अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सारे जो सोर्स होंगे, यहाँ एक और विष्णु शर्मा की लिखी हुई पंचतंत्र काफी फेमस एक लिटरेचर है। ये सारे जो सोर्सेस हैं, ये सारे सोर्सेस लिटरेरी सोर्स के अंतर्गत आएंगे। कौन से, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस में। अब आगे चलते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है, तीसरा जो फैक्टर है हिस्ट्री के एविडेंस का, हिस्ट्री को तय करने वाला, निर्धारित करने वाला है, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर। तो विदेशियों के जो यात्रा वृत्तांत हैं, जो उन्होंने ट्रेवल अकाउंट लिखे हैं, वो भी हमारे हिस्ट्री का क्या है, एक सोर्स कहलाता है। क्लियर। तो आप लोग समझ होंगे। अब आप लोग बस इसमें एग्जांपल्स और ध्यान रख ले। देखिए हमारे देश में कई सारे विदेशी भारत में आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं। तो एक चाइनीस यात्री था फाहियान, जो आया हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर। क्लियर। चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर चाइनीज ट्रेवलर भारत आए हुए थे जिनका नाम था फाहियान, जो 15 वर्षों तक भारत में रुके और भारत की कई स्थितियों के ऊपर उन्होंने अपनी जानकारी प्रस्तुत की।
दूसरी अगर बात की जाए तो हर्षवर्धन के समय पर एक और चाइनीज ट्रेवलर आए थे जिनका नाम था हेनसांग, जो भारत में 16 वर्षों तक रुके। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की। क्लियर, तो उन्होंने भी अपना ट्रेवल अकाउंट लिखा सीयू की के नाम से। फिर अगर हम बात करें मीडिएवल पीरियड की, मध्यकालीन भारत की, तो मीडिएवल पीरियड में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके समय पर मोरक्को से एक ट्रेवलर आए थे जिनका नाम था इब्न बतूता। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी रहला नाम से, उसमें उन्होंने उस समय की स्थितियों के बारे में विवरण किया। तो आप लोगों को यह बात क्लियर हो गई होगी कि हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में, अतीत में हुए हैं, समझ गए ना, लेकिन वही जो निर्धारित तौर पर हुए हैं, और उन्हें निर्धारित करने के लिए आपको 3 फैक्टर्स की जरूरत होगी, 3 सोर्सेस की जरूरत होगी। तो कोई भी बात जो पास्ट में हुई है, जो अतीत में हुई है और निश्चित तौर पर हुई है, क्योंकि उनको प्रमाणित करने के लिए 3 सोर्स यहां पर मौजूद होते हैं, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेचर सोर्स और फॉरेन ट्रेवलर। अच्छा, तो जो चीज हुई तो है, घटना तो घटी है, लेकिन उसके ये एविडेंस नहीं है, तो वो सिर्फ अतीत कहलाएगा। समझ गए ना, हुआ तो है लेकिन वो हिस्ट्री नहीं होगी, वो क्या होगी, अतीत होगी। तो आप जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है हिस्ट्री की, वो आप लोगों के सामने क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो आगे हम अब बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, क्योंकि हमारे सिलेबस में बेसिकली देखिए हिस्ट्री में एक इंडियन और एक वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों है। तो हमारा जो बेसिकली फोकस रहेगा वो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर रहेगा। क्लियर, और इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो तीनों हिस्ट्री को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम हिस्ट्री के डिफरेंट पार्ट्स। तो आप लोगों को पता है 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सेकंड पार्ट है मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, और थर्ड पार्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। क्लियर, देखिएगा अब यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। भारतीय इतिहास के जो 3 पार्ट हैं, जो 3 सेक्शंस हैं, वो हैं, सबसे पहला है एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, दूसरा है मीडिएवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, और तीसरा है मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। क्लियर, तो बेसिकली बात की जाए इंडियन हिस्ट्री के 3 जो मेजर पार्ट्स हैं वो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या एंशिएंट इंडिया प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक। क्लियर, अब देखिएगा इन तीनों में अगर देखें तो आप लोगों को पता है तीनों पार्ट्स में सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो पार्ट है वो है एंशिएंट, समझिए प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट चला वो एंशिएंट हिस्ट्री चली। अब एंशिएंट जो हिस्ट्री है इसे भी फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है 3 मेजर पार्ट्स में। क्लियर, एंशिएंट हिस्ट्री के कितने पार्ट होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के 3 पार्ट होंगे। कोई डाउट है अभी इसमें तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। अब ये जो 3 पार्ट्स हैं, 3 जो भाग हैं उसके, वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर पर होगा प्री हिस्टोरिक। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इट मींस प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होगा प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक का मतलब प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब आग ऐतिहासिक काल। और तीसरा होगा हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होगा ऐतिहासिक काल। तो यहां पर एंशिएंट पीरियड को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। क्लियर, कोई डाउट अभी इसमें तो ध्यान से समझ लो। 3 पार्ट है, एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न। एंशिएंट पार्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, यह सबसे बड़ा जो पार्ट है, उसके भी 3 पार्ट है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। क्लियर, अब यहां से इन तीनों को अगर देखें, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, तो इन तीनों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो हिस्सा है इतिहास का वो है प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक काल। क्लियर, सबसे लंबे समय तक कौन सा इतिहास का पार्ट चला, प्री हिस्टोरिक। तो देखिए प्री हिस्टोरिक को भी हमने फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट में। प्री हिस्टोरिक के भी कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। समझ गए, तो ध्यान से समझ लेना आप लोग। इतिहास का अभी तो हम खाली, हिस्ट्री का अभी तो हम खाली डिवीजन ही कर रहे हैं, अभी तो उसका
जो है अलग अलग पार्ट में डिस्क्राइब करने हैं। आगे हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, इस पीरियड को तीन पार्ट में डिवाइड किया, फिर इस पार्ट के 3 पार्ट किए, फिर अब इस पार्ट के हम कर रहे हैं 3 पार्ट। हालांकि इसके 2 पार्ट होंगे, पहले 2 एज होंगी, 2 एज के बाद फिर उस पर्टिकुलर एक एज के 3 पार्ट होंगे, पर यहाँ पे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग बस इतना समझें कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के फर्दर कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, समझ गए ना। अब ये 3 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले होगा पेलियोलिथिक पीरियड। क्लियर, फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, पेलियोलिथिक पीरियड, पेलियोलिथिक पीरियड। क्लियर, पेलियोलिथिक का मतलब होता है पुरा पाषाण काल। पेलियोलिथिक का मतलब क्या होगा, पुरा पाषाण काल। दूसरा, पेलियोलिथिक के बाद जो दूसरा होगा वो होगा मीजोलिथिक। मीजोलिथिक का मतलब होगा मीजोलिथिक को जो हिंदी में हम बोलेंगे वो बोलेंगे मध्य पाषाण काल। क्लियर, तो पहले नंबर पे आ गया है पेलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण काल, फिर आ गया है मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नियोलिथिक। यहां लिख दे रहा हूं मैं, नियोलिथिक पीरियड, इट मींस नव पाषाण काल। तो यहां पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं तीनों पार्ट्स को। एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री के 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। क्लियर, प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, पूरा पाषाण काल, पूरा काफी प्राचीन, पूरा पाषाण काल। दूसरा मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, और तीसरा कौन सा, नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। क्लियर, कोई डाउट अभी इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, पेलियोलिथिक पीरियड जिसको हमने हिंदी में कहा कि पूरा पाषाण काल, ये वो पीरियड था जब मनुष्य जो ह्यूमन था वो एक प्रकार से हंटर की तरह था, एक शिकारी ही था वो पूरी तरह से क्या, उसमें कोई सभ्यता नहीं थी, समझ गए ना, कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी। एक प्रकार से वो सिर्फ शिकारी था, और उसका जो मेन औजार था, जो हथियार था, जो वेपन वो यूज करता था, वो पत्थरों को करता था, समझ गए। तो मैक्सिमम यूज किए जाने वाले जो उसके वेपन थे वो थे पत्थर, स्टोन। क्लियर हो गई बात। तो पूरा पाषाण काल में ह्यूमन एक हंटर की तरह हुआ करता था। क्लियर। जब दूसरा पीरियड आया मीजोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, उस समय ह्यूमन में थोड़ी सी चीजें डेवलप होना शुरू हुई, और धीरे 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 चलकर उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने डोमेस्टिकेशन शुरू किया, समझिए ना, पशुपालन शुरू किया। तो यहां पर मीजोलिथिक पीरियड में ह्यूमन पशुपालन करने लगा है, शिकारी तो है, शिकारी के साथ साथ कुछ एनिमल्स को वो अपने डोमेस्टिक यूज यानी डोमेस्टिकेशन के लिए भी यूज कर रहा है। क्लियर। तीसरा होता है न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड में ह्यूमन में और डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर। डोमेस्टिकेशन के साथ साथ वो एग्रीकल्चर भी करने लगा है, समझिए, डोमेस्टिकेशन के साथ साथ क्या करने लगा, एग्रीकल्चर भी करने लगा, खेती भी करने लगा, समझ गए ना। तो यहां पर एंशिएंट पीरियड के तीन मेजर पार्ट है, 3 मेजर पार्ट के फिर जो प्री हिस्टोरिक पीरियड उसके 3 मेजर पार्ट हैं। क्लियर। अब देखिए हिस्ट्री में ये चीजें आपको अधूरी लगेंगी, ये चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुई होंगी जब तक कि हम इसमें टाइम की पीरियड की बात ना करें। क्लियर। क्या चीज नई इंक्लूड की जाए इसमें तब तक ये अधूरा लगेगा जब तक कि उसमें टाइम को इंक्लूड ना किया जाए, समझ गए। तो टाइम एक प्रकार से बहुत जरूरी फैक्टर है हिस्ट्री का। कोई भी चीज हिस्ट्री में याद रखने के लिए टाइम का होना, टाइम को बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो लिंक नहीं कर पाएंगे। आपको देखिए कई हजारों साल का इतिहास पढ़ना है, कई सारी चीजें डिस्कस करना है, तो बिना टाइम के पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनको लिंक कर पाए। तो मैं आप लोगों को बस इतनी सी बात बता दूं कि आप कोई भी इवेंट अगर सुनते हैं, कोई भी घटना अगर सुनते हैं हिस्ट्री की, तो आपको अप्रोक्सीमेटली टाइम का अनुमान उसमें होना चाहिए। बिना उसके आप हिस्ट्री को याद नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार से कोई लिंक जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में लिंक जनरेट करने का जो साधन है, जो तरीका है, वो है टाइम। क्लियर। कोई घटना कितनी पुरानी है, कितनी नई है, उसके लिए टाइम का समझना बहुत जरूरी है। अब टाइम को किस तरह समझते हैं, समझना है हिस्ट्री में टाइम को कैसे यूज किया जाता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग मुझे बस इतना बताइए कि अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो ईयर चल रहा है, अभी जहां पर हम हैं वो समय चल रहा है 2020। कितना
ईयर चल रहा है अभी 2020, ध्यान से देखिएगा। तो अभी जो टाइम है वो 2020 है। ये 2020 किस कैलेंडर के अनुसार चल रहा है, क्योंकि अलग अलग कैलेंडर होते हैं। ये 2020 किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्लियर, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो ईसाइयों का कैलेंडर होता है। ग्रिगोरियन जो किसका कैलेंडर होगा, ईसाइयों का कैलेंडर होगा। उन लोगों ने इसे डेवलप किया। तो 2020 का जो टाइम चल रहा है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा है। और लोग बताइए 2020 के पहले 2000 रहा होगा, 2000 के पहले 1000 रहा होगा, 1000 के पहले 500 रहा होगा, 500 के पहले 100 रहा होगा और 100 के पहले 0 रहा होगा। समझ गए? तो इस तरह से आप सीक्वेंस में देख रहे हैं कि अभी तो जो टाइम है वो 2020 है, वो किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। 2020 के पहले 2000 होगा, 2000 के पहले 1000 होगा, 1000 के पहले 500 या 500, फिर 100 और फिर 0। अब आप लोग समझें, ये जो 0 वाला जो टाइम है, 0 वाला जो पीरियड, जो ईयर है, इस ईयर पे क्या हुआ, इस ईयर में हुआ जीसस क्राइस्ट का जन्म। इस ईयर को, तो इस ईयर को कहते हैं बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का जन्म वर्ष। तो यहां पर आप लोग ध्यान रख लें, बर्थ ईयर ऑफ जीसस, जीसस का जन्म हुआ था 0 ईयर में या 0 वर्ष में। क्लियर? अब 0 ईयर से लेकर जब हम आगे बढ़े 2020 तक या और आगे कंटिन्यू रहेंगे, तो इस टाइम को हमने कहा, इस पीरियड को हमने कहा एडी। इस पीरियड को हमने क्या कहा, एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, क्लियर? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब होगा 0 का मतलब होगा ये वाला पीरियड 0 से लेकर 2020 तक का, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम। समझ गए? आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको हम सीई भी बोलते हैं। सीई का मतलब होता है कॉमन इरा। इसी टाइम को क्या बोलते हैं, कॉमन इरा या सीई। क्लियर? अब हिंदी में अगर बात की जाए ना, तो इसे कहा जाता है ईसा बाद, यानी ईस बी। कई बुकों में आप लोग देखते होंगे हिंदी में लिखा होता है ईस बी, यानी ईसा बाद, जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम। कोई डाउट अभी इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, क्या जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले कुछ नहीं हुआ था? उसके पहले कोई का इतिहास नहीं था, लाइफ नहीं थी क्या? उसके पहले भी सब कुछ था। तो अब हम इसके पीछे की तरफ चलते हैं। तो यहां से जब आप पीछे जाएंगे तो अगेन यहाँ पे मान लो 100 ईयर होंगे, फिर 500 ईयर होंगे, फिर 1000 ईयर होंगे, फिर 2000 ईयर होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 2000 यानी 2000। इस तरह से 2000 साल आप पीछे चले गए। क्लियर? तो यहां पे देखा जाए, ये हमारा टाइम का चल रहा है। तो आपने क्या करा कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के आप पीछे की तरफ गए। पीछे की तरफ कितना गए? 2000 साल गए, और भी कितने भी टाइम तक आप जा सकते हैं, कि हिस्ट्री हम जो है लगभग 2000 या उससे थोड़ा सा और आगे तक की देखते हैं। तो ये जो टाइम होता है ना, इनके टाइम, इनके जन्म बर्थ के पहले का टाइम, इस टाइम को हम डिनोट करते हैं बीसी से। बीसी को हम फुल फॉर्म होगा बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट के बिफोर, क्राइस्ट के पहले का जो टाइम है उसे हम बोलेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट से इंडिकेट करेंगे। हिंदी में इसे कहा जाता है ईसा पूर्व। ये सुना होगा सभी लोगों ने। कोई डाउट अभी इसमें? कोई डाउट नहीं होगा। तो टाइम निर्धारित करना जरूरी था, इसके बिना चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, इसलिए टाइम को पहले समझना जरूरी है। तो टाइम को समझने के लिए आप लोग बस इतना समझें कि जैसे अभी जो कैलेंडर पे टाइम हम देखते हैं वो 2020 चल रहा है। 2020 किस कैलेंडर के अनुसार है? ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, जो ईसाइयों ने कैलेंडर बनाया। अब ये जो बेसिकली जो कैलेंडर है ये किसी इरा के अनुसार चल रहा है। तो आप लोग समझें कि 0 पे आते हैं हम, बीच में आते हैं 0 पे। 0 से 2020 जो ईयर हुआ है ये पॉजिटिवली जो इंक्रीज हुआ है, तो 0 जो ईयर है, जो बेस हमने माना है, उस साल में क्या हुआ? जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और ये उनके जन्म के बाद का टाइम है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये उनके जन्म के बाद का टाइम है। जन्म के बाद का, समझ गए? क्रिश्चियन इरा या एनो डोमिनी।
और फिर उनके पहले का जो टाइम है, उनके जन्म के पहले का जो टाइम है, उसे हमने कहा बिफोर क्राइस्ट या बीसी। देखिए यहाँ पे टाइम जो होगा ना वो नेगेटिवली इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ेगा लेकिन नेगेटिवली। क्लियर? जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 बीसी में। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? अगर उनका जन्म 563 बीसी में हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? बीसी लिखा है बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब यह हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 563 साल पहले बिफोर क्राइस्ट गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्लियर? फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? वो हुई 483 बीसी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 483 ईयर पहले, 483 साल पहले किसकी मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कोई डाउट अभी इसमें? तो ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु जो बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में। कोई डाउट अभी इसमें? कोई डाउट नहीं होगा। सीई, एडी, बीसी, इन चीजों में कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं आगे हमारा जो बेसिकली टॉपिक चल रहा है। हमने क्या किया? इंडियन हिस्ट्री के 3 मेजर पार्ट किए, एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न। अब एंशिएंट पीरियड जो है, जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड चला, उसके 3 पार्ट किए हैं, उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। और इन 3 पार्ट को हमने फर्दर 2 एजेस में डिवाइड करना था, वो हमने फिलहाल नहीं किया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। 2 एजेस कौन कौन सी? एक स्टोन एज और दूसरी कौन सी? कॉपर एज। समझ गए ना? स्टोन एज यानी पाषाण काल और कॉपर एज यानी ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्र युग। क्लियर? अब देखिए यहां पर उसकी बात नहीं करें हम, तो हम तीनों की बात करें, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। तो प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट होगा वो होगा प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? पेलियोलिथिक, पुरापाषाण काल, फिर मीजोलिथिक, मध्यपाषाण काल और नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। क्लियर? पेलियोलिथिक की अगर बात की जाए तो उस टाइम पर ह्यूमन एक हंटर की तरह था, यानी एक शिकारी था मात्र, उसके अंदर कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं थी, वो एक शिकारी की तरह था। दूसरा पीरियड जो है प्रोटो हिस्टोरिक, वो जो है मीजोलिथिक, इस समय ह्यूमन ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया। तीसरा जब टाइम आया तो ह्यूमन ने डोमेस्टिकेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया था। समझ गए? क्योंकि उस समय तक क्या हुआ था कि आयरन यानी लोहा आ चुका था, सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी थी, तो खेती के औजार बनने लगे और खेती इजीली होने लगी थी। समझ गए? तो धीरे धीरे चीजों में सुधार होना शुरू हुआ। हम टाइम को देख लेते हैं, टाइम को ऐड कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम कब से कब तक का है? तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना और याद कर लेना, 2350 2350 बीसी से 712 एडी तक। 2350 बीसी से 712 एडी तक की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री क्या कहलाती है? वो हिस्ट्री कहलाती है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन कालीन इतिहास। समझे? फिर मध्यकालीन के ऊपर आए तो 712 से 712 से 1707 तक की जो हिस्ट्री है वो क्या कहलाती है? मीडिएवल यानी मध्यकालीन इतिहास। समझ गए? फिर मॉडर्न पे आते हैं तो 707 से 1707 से 1947 तक का जो इतिहास है वो क्या कहलाता है? आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर? यहाँ पे 712 देखिए क्या होता है कि यहाँ से 712 से मुस्लिम इन्वेजन शुरू होते हैं और 1707 की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे इंडिया को कैप्चर करना शुरू किया, इसलिए हमने एक पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे लिया है। तो इस तरह से देखिए एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से, एंशिएंट हिस्ट्री जो है, प्राचीन काल जो है, पूरी तरह से यहाँ पे जो रूलिंग हुई वो हिंदुओं की हुई। यहाँ पे किसका शासन चला? हिंदुओं का शासन चला। क्लियर? तो यहाँ पे हिंदुओं ने रूल किया। मीडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो रूलिंग हुई वो किसकी हुई? मुस्लिम्स की रूलिंग हुई, मुसलमानों का शासन चला। क्लियर? और उधर पर जो है अंग्रेजों की रूलिंग हुई, मैक्सिमम टाइम अंग्रेजों ने शासन किया। तो ये ध्यान रखना, प्राचीन काल को हिंदुओं के रूप में जाना जाता है, मध्यकाल को मुस्लिम्स के रूप में जाना जाता है और आधुनिक काल को सिंपल ही अंग्रेजों के रूप में जाना जाता है। क्लियर? हिंदू का मतलब क्या होता है? क्या हिंदू कोई धर्म है? देखिए हिंदू वो लोग होते हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोग, द फॉलोअर्स ऑफ सनातन रिलीजन, ऐसे लोग जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं ना, वो हिंदू होते हैं। हिंदू धर्म नहीं है,
धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। जैसे इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स मुस्लिम कहलाते हैं, उसी प्रकार सनातन धर्म के फॉलोअर्स हिंदू कहलाते हैं। क्लियर? ये नाम कैसे मिला, हिंदू नाम कैसे आया है, हिंदू नाम कैसे मिला है हम लोगों को, तो उसके पीछे की जो स्टोरी है वो स्टोरी ये है कि जब भारत पर पहली बार फॉरेनर्स के अटैक हुए, इन्वेजन हुए, तो फर्स्ट इन्वेजन हमारे यहाँ पे किया पर्सियंस ने, ईरानियों ने। समझ गए? पर्सिया मतलब आज का ईरान। उन लोगों ने जब भारत पर हमला किया तो देखिए भारत चारों तरफ से कवर्ड है। अगर हम बात करें बंगाल, इधर गुजरात साइड की, तो यहाँ पर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, बंगाल साइड बंगाल की खाड़ी है, नॉर्थ की बात करें हिमालय है। हिमालय हमारी बाउंड्री की सुरक्षा भी कर रहा है, भौगोलिक तरह से भी वो हमारी सुरक्षा कर रहा है, दोनों तरह से, क्योंकि जो सर्द हवाएं आती हैं सेंट्रल एशिया से, उनसे हिमालय हमारा हमको प्रोटेक्ट करता है। तो क्या हुआ कि जब फॉरेनर के इन्वेजन हुए तो एक ही रास्ता है जो बचता है आने के लिए, समझ गए ना, वो है सिंध। भारत में इंटर करने का एकमात्र जो रूट है वो है सिंध, जहां से विदेशियों ने भारत पर हमले किए, अटैक किए। सिंध जो आज पाकिस्तान में है, जो आज के समय पाकिस्तान का हिस्सा है सिंध, वहां से फॉरेनर्स के इन्वेजन हुए। तो क्या हुआ, जब पर्सियंस ने भारत पर अटैक किया, जब इन्वेजन किया, जब आक्रमण किया, तो वो वहां पर एक पवित्र नदी बहती थी, सिंधु नदी। समझ गए? सिंधु नदी के पार होकर इंडिया आया जाता था। तो पर्सियंस जब यहाँ आए तो उन्होंने उस सिंधु नदी को देखा, क्योंकि उनकी भाषा में सा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता, उच्चारण नहीं हो पाता, सा का वो उच्चारण नहीं करते फारसी भाषा में, ठीक है, पर्सियन लोग। तो उन्होंने सिंधु नदी को इंदु नदी कहा। सिंधु नदी को क्या कहा? इंदु नदी। और धीरे धीरे इंदु से हिंदुस्तान हो गया, और वो धीरे धीरे मॉडिफाई होकर हिंदुस्तान हो गया। समझ गए? इंदु नदी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान, ये धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता रहा, और हमारी इस देश को नाम मिला हिंदुस्तान, हमें नाम मिला हिंदू। ये धीरे धीरे चीजें हुई हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना कि भारत में जो हिंदू नाम है, जो हिंदुस्तान नाम है, ये पर्सियंस की ओर से हमें दिया गया है, या उस तरह से ये ड्राइव हुआ है। क्लियर? अब देख लेते हैं आगे। टाइम आप लोगों को समझा दिया, टाइम कब से कब तक किस किस पीरियड का चला है हमारा। हमें एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो एंशिएंट हिस्ट्री होगी। तो एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं आगे। टाइम हमें फिट करना है, तो हमने टाइम फिट कर लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम, मीडिएवल हिस्ट्री का टाइम, मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम। अब प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड, इनका क्या क्या टाइम रहा है, पीलियोलिथिक, मेजियोलिथिक और नियोलिथिक का क्या क्या टाइम रहा है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है।